हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज डेली की तरह लेकर आया हूं राज्य की कार्यपालिका। जैसा कि अगर हम बता दें, इंडियन पॉलिटी का यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का पूरा सिलेबस करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि संविधान का विकास, उसके बाद संघ, उसके बाद नागरिकता, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी किसी भी एग्जाम में ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए आइए आज हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका की, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। क्या होती है संघ की कार्यपालिका? आइए एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहले अगर बात करें विधायिका, तो विधायिका हमने पढ़ी थी। विधायिका 2 प्रकार की होती है, एक संघ की और एक राज्य की। संघ की विधायिका जो देश के लिए कानून बनाती है, जिसको हम संसद कहते हैं। राज्य की विधायिका जो राज्य के लिए कानून बनाते हैं, जिसको हम राज्य विधानमंडल कहते हैं, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद संघ की कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है और राज्य की कार्यपालिका राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। तो हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान के अगर हम बात करें राज्य की कार्यपालिका की, तो राज्य की कार्यपालिका सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 6 में दी हुई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 यानी पार्ट 6 में संघ की कार्यपालिका है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को पूरे देश में जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून को राज्य में लागू करती है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक इसकी व्यवस्था दी हुई है। अब बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका की। तो राज्य की कार्यपालिका के 3 भाग होते हैं। जैसे अगर बात करें संसद की, तो संसद की तरह राज्य में होता है राज्य विधानमंडल। जैसे संसद के 3 भाग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के भी 3 भाग होते हैं: राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जिस तरीके से संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद थी, उसी तरीके से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है। इस चीज को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां क्या होता था? वहां होता था राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता था, प्लस राष्ट्रपति के बाद होता था प्रधानमंत्री, प्लस उसकी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यहां पर राष्ट्रपति की तरह है राज्यपाल, प्रधानमंत्री की तरह है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद राज्य की मंत्री परिषद। तो सेम ही तो है। तो याद रखना, क्वेश्चन सीधा आता है कि निम्न में से राज्य की कार्यपालिका में कौन नहीं आता? ऑप्शन आएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और एक ऑप्शन आएगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो महाधिवक्ता राज्य की कार्यपालिका का भाग नहीं होता है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से मिलकर राज्य की कार्यपालिका बनती है और ये राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को प्रॉपर तरीके से राज्य में लागू करते हैं। इस चीज को याद रखना, यानी कानून को लागू करने का काम होता है राज्य की कार्यपालिका का। अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल नॉमिनल होता है। याद रखना, राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र की। तो यह भी पूछ लिया जाता है, सीधा प्रश्न आएगा कि राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। इस चीज को जरूर याद रखना। दूसरा प्रश्न आएगा कि नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो नाम मात्र के लिए तो है, क्योंकि राज्यपाल के नाम पर राज्य सरकार के सभी निर्णय होते हैं, यानी राज्य सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो राज्यपाल के नाम पर होते हैं। तो ये केवल नाम मात्र के लिए है, क्योंकि ये मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। तो 2 प्रश्न बनेंगे यहां। राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष तो राज्यपाल ही है, और राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष ये भी राज्यपाल है। लेकिन यही आएगा राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो वो है मुख्यमंत्री। ये वास्तविक है क्योंकि सारे निर्णय तो यही करता है। वास्तविक, कभी मुख्यमंत्री ना हो
और पूछा जाए वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो वो है मंत्रिपरिषद। तो इस चीज को जरूर याद रखना। देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल, देश की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष मुख्यमंत्री। वहां पर भी मंत्रिपरिषद, यहां पर भी मंत्रिपरिषद। हालांकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के पार्ट होते हैं, इस चीज को जरूर याद रखना। कई बार प्रधानमंत्री ना होकर मंत्रिपरिषद आ जाता है तो आपको मंत्रिपरिषद टिक लगाना है। क्लियर है ये? चलिए, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं राज्यपाल यानी गवर्नर। भारतीय संविधान के, देखिए यहां पीपीटी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यपाल दिया हुआ है, पार्ट 6 में। और अगर बात करें आर्टिकल 153 की, यानी अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखा होगा, उत्तर प्रदेश का एक राज्यपाल है, हरियाणा का एक राज्यपाल है, कर्नाटक का एक राज्यपाल है, मध्य प्रदेश का एक राज्यपाल है, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। अब आप बोलोगे सर कुछ राज्यपाल तो 2 राज्यों के हैं। बिल्कुल सही बात है। याद रखना 1956 में संसद ने 7वां संविधान संशोधन किया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। 1 गवर्नर कैन अपॉइंट फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट। एक राज्यपाल यानी मैं, अगर मान लीजिए मुझे किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया तो मैं उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, पंजाब, कर्नाटक 3-4 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता हूं। तो एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य का हो सकता है। क्लियर है या नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संवैधानिक है, यहां फैक्ट नहीं पढ़ने हैं हमें, इस चीज को याद रखना। तो यहां दिया हुआ है अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो हर राज्य का राज्यपाल तो होता ही ना, राज्य का तो राज्यपाल है। अब वो भले 2 राज्य का हो या 3 राज्य का हो। तो ये किस संविधान संशोधन से व्यवस्था की गई है? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, पहली बात। इसी से न्यायालय की व्यवस्था भी की गई थी। एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्य का हो सकता है। क्लियर है? आइए बात करते हैं राज्यपाल की। अगर कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो ऐसे व्यक्ति को एक ही वेतन मिलेगा। जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा का एक राज्यपाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना। पंजाब और हरियाणा का मान लीजिए एक ही राज्यपाल है। अब आप पूछोगे सर उसे वेतन तो 2 मिलेंगे, 2 राज्यों का राज्यपाल है वो। नहीं, उसे एक ही वेतन मिलेगा। अब आप पूछोगे सर कि उसे वेतन कौन देगा, पंजाब या हरियाणा? तो इस चीज को भारत का राष्ट्रपति तय करता है। इस चीज को याद रखना, इस चीज को तय करता है भारत का राष्ट्रपति। ऐसे व्यक्ति को प्राप्त वेतन का भुगतान संबंधित राज्य करेंगे जिसका अनुपात भारत का राष्ट्रपति तय करता है। जैसे कि मान लीजिए, अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा, दोनों ही समृद्ध राज्य हैं, लेकिन हरियाणा क्योंकि दिल्ली के पास है तो ज्यादा समृद्ध है, राष्ट्र राजधानी के पास है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हरियाणा भी समृद्ध है। मान लीजिए हरियाणा ज्यादा समृद्ध है तो राष्ट्रपति तय करेगा कि मान लीजिए राज्यपाल की जो वेतन है वो है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। अब 4 लाख में से मान लीजिए राष्ट्रपति तय करेगा कि 60% जो वेतन है वो देगा हरियाणा और 40% वेतन देगा पंजाब। क्लियर है या नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार हट जाता हूं। देखिए, इस चीज को याद रखना। तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल तो हो सकता है, लेकिन उसे वेतन एक ही मिलेगा। अब वेतन कौन देगा? तो इस चीज को राष्ट्रपति तय करता है कि कितने अनुपात में कौन सा राज्य कितना वेतन देगा। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एमसीक्यूज में जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको राज्यपाल बनना हो तो राज्यपाल की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल एवं दिवालिया ना हो। ये देवरिया लिखा हुआ है तो गलत है, दिवालिया है। पागल एवं दिवालिया ना हो, जो मैं बार बार बता चुका हूं। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए।
कहीं और जगह से उसे लाभ ना मिल रहा हो परमानेंट। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति की तरह 35, क्योंकि राष्ट्रपति की भी 35 है तो इसकी भी 35 होगी। और संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, यानी कि पार्लियामेंट का, देश की संसद का और राज्य विधानमंडल का, विधानसभा विधान परिषद का सदस्य ना हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो राज्यपाल के लिए योग्य है। तो इस चीज को याद रखना, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, 35 साल आयु होनी चाहिए और संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस चीज को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी राज्यपाल बनता है तो जिस राज्य का वो निवासी है उस राज्य का नहीं होता है, वो दूसरे राज्य का होता है। तो याद रखना, संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं तो मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बन सकता हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का ही हूं, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बन गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, राजनीति होने लग जाएगी। इसीलिए ज्यादातर राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का निवासी नहीं है। क्लियर हुआ? आइए अब बात करते हैं आगे की कि राज्यपाल का जो कार्यालय है, राज्यपाल का कार्यालय ग्रहण करने की शर्तें क्या है, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। सबसे पहले राज्यपाल को एक राजभवन मिलता है। याद रखना, राज्यपाल को रहने के लिए एक राजभवन मिलता है जिसमें उसे एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। यह कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल होगा तो वो अपने घर में ही रहेगा कि नहीं मैं यहां से ऑफिस जाऊंगा, नहीं। राज्यपाल को उसके रेजिडेंस के लिए, उसके निवास स्थान के लिए राजभवन मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति भवन होता है, ऐसी राज्यपाल का होता है राजभवन, जो उसको बिना एक भी वेतन दिए मिलेगा। उसके बाद राज्यपाल का वेतन भत्ते और विशेष अधिकार संसद तय करती है, पार्लियामेंट। इस चीज को याद रखना। थोड़ा ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो इसको समझना। संसद राज्य के राज्यपाल का वेतन निश्चित करता है कि इतना वेतन होगा, इतने भत्ते मिलेंगे, ये विशेष अधिकार होंगे राज्यपाल के। और सबसे बड़ी बात कि संसद राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन को डिमिनिश यानी कम नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। इस चीज को याद रखना, कम नहीं कर सकती। ये कंडीशंस हैं, ये शर्तें हैं संविधान में जो जिक्र है। यानी संसद, अगर मैं राज्यपाल बन गया और मेरा 4 लाख है तो जब तक मैं राज्यपाल रहूंगा संसद उसे कम नहीं कर सकती। और उस चाहे वो वेतन हो, चाहे भत्ते हो या विशेष अधिकार हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि केवल एक टाइम पर ही राज्यपाल का वेतन भत्ता समाप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो है वित्त आपातकाल। वो अपवाद है। तो संसद ही वेतन भत्ते और ये निश्चित करती है और संसद वेतन भत्तों को कम नहीं कर सकती कार्यकाल के दौरान। उसके बाद उसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग का अर्थ है कि कोई भी अगर वो क्राइम कर देता है तो उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। यानी कार्यकाल के दौरान कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर देता है वो, तो उस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपराधिक, यहां आपराधिक की बात चल रही है, याद रखना, आपराधिक। एक होता दीवानी, राज्यपाल पर दीवानी मुकदमा लाया जा सकता है। दीवानी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए राज्यपाल की पत्नी ने संबंध जो होता है उनका, उसको चलते हुए केस कर दिया तो होगा उसके ऊपर केस। जमीनी विवाद है, परिवार का जमीनी विवाद है तो उसमें भी केस हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, यानी आपराधिक मामला उस पर दर्ज नहीं किया जा सकता। यह उसको इम्यूनिटी है, विशेष अधिकार है। राज्यपाल को याद रखना, कभी भी आपराधिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर कोई सिविल मामला है, कोई दीवानी मामला है, विवाह संबंधी कोई शिकायत है या फिर कोई जमीन विवाद है, उस केस में 2 महीने पहले नोटिस देकर राज्यपाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 महीने, इस चीज को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये राज्यपाल के पद के, कार्यालय के ये क्या क्या है, ये कंडीशंस है, शर्तें हैं। सबसे पहले राजभवन मिलेगा, संसद उसके वेतन भत्ते और विशेष अधिकार तय करती है और संसद पद के दौरान उसके वेतन भत्ते में कोई भी कटौती नहीं कर सकती। लेकिन अपवाद क्या है? वित्त आपातकाल।
उसके बाद उस पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, केवल सिविल मामला चलाया जा सकता है, दीवानी मामला। और दीवानी मामले में भी अगर उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो 2 महीने पहले नोटिस देकर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये क्लियर है या नहीं कंडीशन, जरा बताइए। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। और यूपीएससी, स्टेट पीएससी और तो और छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं स्टेट के, उनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आजकल राष्ट्रपति से नहीं, राज्यपाल से ज्यादा प्रश्न करते हैं, क्योंकि बच्चे राज्यपाल को ही नहीं पढ़ते। एक बार इसको देखिए, थोड़ा इंग्लिश में लेके समझने की कोशिश कीजिए। आइए आप बात करते हैं राज्यपाल की, कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो याद रखना, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपातकाल में, कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है और एजेंट की भूमिका निभाता है। इस चीज को याद रखना, यानी जितने भी राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति ने नियुक्त किए हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, याद रखना। यानी जितने भी राज्यपाल हैं उनको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और अनुच्छेद 76 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 क्या कहता है? 74, आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ने जिसका नाम रिकमेंड किया, राष्ट्रपति उसे उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा। और आपने देखा होगा 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने बहुत सारे राज्यपाल चेंज करवाए। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। इस चीज को याद रखना। अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जितने भी राज्य होंगे उनके राज्यपालों को देखना, वो केंद्र के एजेंट की भूमिका निभाएंगे और केंद्र का पक्ष रखेंगे बार बार। जैसा कि अभी बंगाल चुनाव में आपने देखा होगा, बंगाल चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें राज्यपाल ने जो कमेंट किया वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ, बीजेपी की तरफ झुकाव था और बंगाल सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं हल्का सा झुकाव था, खिलाफ। तो इस चीज को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो कितना यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। और ये जो राज्यपाल का पद है, ये संविधान में इसकी बहुत ज्यादा, संविधान में जो रिश्ते हैं केंद्र राज्यों के, उसमें बहुत ज्यादा विवाद पैदा कर देता है। क्योंकि राज्य का मुखिया के तौर पर काम कर रहा है, भले नाम मात्र का है, पर जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगवाना हो, राज्य आपातकाल लगवाना हो, राष्ट्रपति शासन लगवाना हो, तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करके वो लगवा सकता है। तो उस केस में केंद्र और राज्य के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि राज्यपाल बनने के लिए उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इस चीज को याद रखना। लेकिन परंपरा के अनुसार राज्यपाल हमेशा दूसरे राज्य का होना चाहिए। इस चीज को याद रखना। संविधान में नहीं दिया हुआ है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकता, लेकिन परंपरा, राजनीतिक भेदभाव ना हो, राजनीतिक संकट ना खड़ा हो जाए, राजनीतिक विवाद ना हो जाए, इसकी वजह से राज्यपाल को दूसरे राज्य का नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यपाल को पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। यानी राज्यपाल को हटाने के बाद उस राज्य का दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, उसके बाद कर सकता है, उसके बाद कर सकता है। तो राज्यपाल को पुनः भी नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो राज्यपाल का वेतन कितना है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। गवर्नर वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी केंद्र सरकार ने अगर आज सिफारिश कर दी तो राष्ट्रपति आज ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से त्यागपत्र ले सकता है। आज ही केंद्र सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल के लिए सिफारिश कर दी तो राष्ट्रपति आज ही हरियाणा के राज्यपाल को हटा सकता है। तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकता है और पुनः नियुक्त भी कर सकता है। अब राज्यपाल को देखा होगा आपने, कभी किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया, कभी किसी राज्य का। तो राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है।
इस चीज को भी याद रखना। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकता है, राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करता है, लेकिन उसका वेतन भत्ता संसद तय करती है, पार्लियामेंट तय करती है। इस चीज को याद रखना। और कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं की जा सकती। मुझे आशा है कि यहां तक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। इन चीजों को याद रखना। अगर आपको पूछे कोई भी कि एक राज्यपाल 2 या 3 राज्यों का है तो उसे वेतन कितना मिलेगा, 1, और ये कौन तय करेगा, कौन सा राज्य कितना वेतन देगा, तो राष्ट्रपति अनुपात तय करता है, प्रेसिडेंट रेशियो तय करता है उस राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज ही शशांक आईएएस चैनल पर जाकर आज ही आप बैच परचेज कर सकते हो। केवल 799 में इंडियन पॉलिटी का बैच है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए। शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप हिस्ट्री भी परचेज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही जबरदस्त पढ़ाया हुआ है उन्होंने। तो आइए अब राज्यपाल की आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए राज्यपाल नियुक्त हो गया तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति का काम है राज्यपाल को नियुक्त करना। शपथ कौन दिलाएगा? अब राष्ट्रपति की तुलना करते हैं अब राज्यपाल की तुलना करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता था। राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय, जिस राज्य का वो राज्यपाल है, उस राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और पदमुक्ति, पद से मुक्त कौन करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति कभी भी उसे हटा सकता है। राष्ट्रपति को जब लग रहा है तब उसे त्यागपत्र ले सकता है और राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की, कि गवर्नर की पावर क्या होती है। सबसे ज्यादा प्रश्न यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी एग्जाम सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछता है। अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जाओगे तो कांस्टेबल के एग्जाम में तो वहां जो पढ़ा दिया है वहां तक पूछ सकता है, लेकिन यहां से भी पूछ सकता है। आजकल सबका लेवल बढ़ गया एग्जाम का। तो लाइक जरूर करते रहिएगा, मनोबल बढ़ाते रहिएगा। आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर आते रहेंगे हम, बहुत ही जबरदस्त। और जैसे ही ये बैच कंप्लीट हो जाएगा पूरा एप्लीकेशन पर, तो उसके बाद मैं आपको हर टॉपिक के प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, हर एग्जाम के। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले राज्यपाल की शक्ति। तो सबसे पहले हम राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों की बात करते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका की शक्ति, कैसे कैसे कानून को लागू करते हैं और उससे जुड़ा हुआ चीजें क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है राज्यपाल के नाम से राज्य का शासन चलाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार जो भी निर्णय देगी, राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वो राज्यपाल के नाम से लेगी। याद रखना, यानी कोई भी राज्यपाल, कोई भी राज्य सरकार निर्णय कर रही है, डिसीजन ले रही है, कोई भी शासन संबंधी कार्य कर रही है तो राज्यपाल के नाम से होता है। करेगा राज्यपाल ही, पर नाम मात्र के लिए। करता कौन है पीछे? मंत्रिपरिषद, यानी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसीलिए तो कहते हैं कि राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राज्य की, लेकिन नाम मात्र के लिए। तो दोनों पूछा जाए तो आप लगा सकते हो। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है, यानी राज्य में विधानसभा के चुनाव के उपरांत बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, इस चीज को याद रखना, यह बहुत पूछा जाता है, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। यूपी पीएससी में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को राज्यपाल ने किसकी सिफारिश पर नियुक्त किया है? मुख्यमंत्री। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सारे मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। इसी तरीके से राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। इस चीज को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर सारे मंत्री, चाहे गृह मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। तो बताइए, मंत्रियों को, राज्य के जितने भी मंत्री हैं उनको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल।
किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री। राज्यपाल प्रांत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं संवैधानिक, उनको नियुक्त करता है। इस चीज को याद रखना, नियुक्त भी करता है और पदमुक्त भी करता है। जैसे महाधिवक्ता को नियुक्त करेगा, उसे पदमुक्त करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद भी इसके प्रेशर पर काम करते हैं। राज्यपाल को भी नियुक्त करता है, पदमुक्त करता है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, याद रखना, हाई कोर्ट के जजों को ना तो वह नियुक्त करता है ना ही पदमुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उसे संसद द्वारा हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, याद रखना, और हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन संसद हटाती है। तो यह हाई कोर्ट आ गया, तो स्टेट में याद रखना ये अपवाद है, एक्सेप्शन। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन पदमुक्त नहीं करता। पदमुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आइए इसको एक बार देखिए। इन दोनों चीजों को जरूर याद रखना अपवाद। तो राज्य के जितने भी पदाधिकारी होंगे उन्हीं को नियुक्त राज्यपाल करेगा, पदमुक्त भी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट के जज को ना तो नियुक्त करता है ना पदमुक्त करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को नियुक्त तो करता है पर पदमुक्त नहीं करता। देखिए एक बार इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक शक्तियां यहां तक क्लियर हुई कि राज्य के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। मंत्रियों को नियुक्त करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, और जितने भी पदाधिकारी उनको नियुक्त करता है, पदमुक्त करता है। दो अपवाद है, हाई कोर्ट के जज और राज्य लोक सेवा आयोग। इसको याद रखना। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बुक्स में भी नहीं पढ़ा होगा, ये है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इनको याद रखना। 4 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इनके ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, यानी किसी राज्य में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हो या ना हो, लेकिन इनमें होना जरूरी है। और यानी अनुसूचित जनजाति के जो मंत्री होंगे उनको नियुक्त करने की जिम्मेदारी राज्यपाल की होगी। यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इनके जनजातीय जो मंत्री होते हैं उनको नियुक्त राज्यपाल करता है और ये उसकी जिम्मेदारी है। इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के ट्राइबल अनुसूचित जनजाति मंत्री को नियुक्त करने की जिम्मेदारी नहीं है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन्हीं में सबसे ज्यादा जनजातीय क्षेत्र है। तो इस चीज को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। इंग्लिश में है, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, बस नोट्स बना देना। राज्य के जो महाधिवक्ता होता है, जैसे केंद्र का अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, केंद्र सरकार के सारे केस लड़ता है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, पदमुक्त करता है। ऐसे ही महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्त करेगा, पदमुक्त करेगा। उसकी जो उसके पक्ष होते हैं, पक्ष मतलब कितना उसको पैसा मिलेगा केसेस के हिसाब से, उसको तय करता है राज्यपाल। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और के सदस्यों को नियुक्त करता है। उसके बाद राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्त करता है। कुलपति मतलब ये है राज्य में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके वाइस चांसलर होते हैं कुलपति, उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। इसलिए राज्यपाल को कहा जाता है कि राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है। कुल अधिपति आपने देखा होगा हर यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ा हूं, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपीटीयू में, तो यूपीटीयू का वाइस चांसलर था। हर स्टेट का वाइस चांसलर होता है, कुलपति होता है। सारे विश्वविद्यालयों का एक होता है कुल अधिपति, वो होता है राज्यपाल। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों को और राज्य के कुलपतियों को नियुक्त करता है। उसके बाद राज्य सरकार से कभी भी जरूरत पड़ने पर कोई भी जानकारी ले सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी जानकारी ले सकता है और ये मना नहीं कर सकते।
उसके बाद राष्ट्रपति, मैंने पढ़ा रखा है, राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर, इस चीज को याद रखना, राष्ट्रपति कॉमा राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन, इसको याद रखना। तो यह भी राज्यपाल की एक पावर है और यह आपातकाल पावर है, इमरजेंसी पावर है। राज्यपाल को लग रहा है कि राज्य की जो संवैधानिक मशीनरी है, संवैधानिक तंत्र है, वो फेल हो रहा है, तो उस केस में वो राष्ट्रपति को सिफारिश दे सकता है, लिखित सिफारिश, और राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसके बाद राज्यपाल के पास, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के दौरान, प्रेसिडेंट रूल के दौरान राज्यपाल के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है, इस राज्य में राष्ट्रपति की शक्ति चल रही है, इस वक्त राज्य सरकार समाप्त हो चुकी है, निलंबित हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल काम करता है, राज्यपाल उसकी पावर्स को एंजॉय करता है। राज्यपाल के पास सैनिक शक्तियां एवं कूटनीतिक शक्तियां नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष, इस चीज को भी इंपॉर्टेंट याद रखना, राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यपाल सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष नहीं होता। राष्ट्रपति विदेशों में जाता है, संबंध रखता है, कूटनीतिक शक्तियां होती है, राज्यपाल को कभी नहीं देखा होगा आपने। तो यह भी अपवाद है कि राष्ट्रपति के पास सैनिक शक्तियां होती हैं, कूटनीतिक शक्तियां होती हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ये दोनों शक्तियां नहीं होती। तो आइए इसको एक बार देखिए कि राज्य सरकार से वो जानकारी ले सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी भी राज्य में, और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियों का एंजॉय करता है, उन शक्तियों का चालन करता है, और उसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल के पास सैनिक शक्तियां एवं कूटनीतिक शक्तियां नहीं होती हैं। आइए अब बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों की। विधायी शक्ति का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, यानी, और लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून बनाना, और कानून कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल, जिसके 3 भाग होते हैं। एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, और एक होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल ये राज्य विधानमंडल है, विधानमंडल जिसको कहते हैं, जो राज्य के लिए कानून बनाता है, जिसके 3 भाग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। दोनों सदन जब विधेयक पास कर देंगे फिर राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल के पास जाएगा तो वो विधेयक रहेगा। जैसे ही राज्यपाल साइन कर देगा तो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा राज्य के लिए। तो क्या बिना राज्यपाल के कोई भी कानून बनाया जा सकता है राज्य में? नहीं। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि राज्यपाल के बिना सहमति के कोई भी राज्य के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। यह विधायी शक्ति है। विधायी का मतलब कानून बनाने से संबंधित शक्तियां। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर सहमति देकर उसे अधिनियम बना सकता है। तो दूसरा तो आपको क्लियर हो गया कि राज्य विधानमंडल ने कोई भी विधेयक पारित किया, वो राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल जब उसे साइन कर देगा तो वो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, यानी राज्य विधानमंडल का विधानसभा, विधान परिषद का कोई भी सत्र बुलाना हो, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या कोई विशेष सत्र, तो राज्यपाल बुलाएगा। और संसद में कौन बुलाता था? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता था। राज्य विधानमंडल का विधानसभा, विधान परिषद को कौन बुलाएगा? राज्यपाल। जैसे मान लीजिए कोविड चल रहा है और विधानसभा, विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा है, कोविड जैसे ही कम होगा राज्यपाल एक अनुमति पत्र भेजेगा और उसके बाद सभी को आना होगा उस सत्र में। तो सत्र बुलाता है और उसके बाद सत्र समाप्त भी राज्यपाल करता है, एवं संयुक्त बैठक बुलाता है। इस चीज को याद रखना। लेकिन इस चीज को, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य में संयुक्त बैठक नहीं होती है। ये गलत लिखा हुआ है, इस चीज को याद रखना। जैसे संसद में मान लीजिए लोकसभा से कोई विधेयक पास हो जाता है, राज्यसभा में डेडलॉक हो जाता है, वो पास ही नहीं करती है, तो साधारण विधेयक की स्थिति में केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला लेता था कि पास कर दो यार कैसे भी। लेकिन राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो वो सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है।
इस चीज को याद रखना। स्थगित नहीं करता है, स्थगित करेगा सदन का अध्यक्ष। तीनों शब्दों में अंतर है। सत्र बुलाना, सत्र बुलाने का अर्थ है समन करना, यानी जैसे बजट सत्र खत्म हुआ तो मॉनसून सत्र राज्यपाल बुलाएगा, विधानसभा का भी विधान परिषद का, दोनों सत्र लगेंगे, दोनों साथ लगेंगे। उसके बाद सत्रावासन का मतलब सत्र समाप्त हो गया, भाई सत्र समाप्त हो गया, तुम अपने अपने घर जा सकते हो, जिस विधानमंडल क्षेत्र से आए हो वहां जाके कार्य करो। सत्रावासन भी वही करता है, ये हो गया सत्र खत्म, फिर अगले सत्र में मिलेंगे। लेकिन और मैंने बताया था एक साल में अधिकतम कितने भी सत्र लग सकते हैं, मिनिमम कितने लगेंगे, दो सत्र लग सकते हैं, क्योंकि दो सत्रों के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने। इस चीज को याद रखना। बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है, अंतराल 6 महीने। तो 6 महीने करके साल खत्म हो जाएगी, तो 2 ही तो लग पाए, तो कम से कम 2, अधिकतम तो कितने भी लगा सकता है। तो बुलाना राज्यपाल, सत्रावासन करना राज्यपाल। लेकिन स्थगित करना, स्थगित का अर्थ ये जैसे मैं राज्यपाल हूं, सॉरी मैं सदन का अध्यक्ष हूं, ये लोकसभा ये विधानसभा चल रही है और ज्यादा शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है, भारत माता की जय और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और देख रहा हूं कोई काम नहीं हो पा रहा है और मैं अध्यक्ष हूं, तो मैं स्थगित कर दूंगा। 1 घंटे के लिए स्थगित है, 2 घंटे के लिए स्थगित, 3 दिन के लिए स्थगित कर दूंगा। तो स्थगित करता है, याद रखना, सदन को अध्यक्ष या सभापति। विधानसभा के केस में अध्यक्ष और विधान परिषद के केस में सभापति। सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना, ये राज्यपाल का काम होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, इस चीज को याद रखना। यानी हर साल जब पहला सेशन लगेगा, जैसे मान लो नई साल लगी 2022, तो राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उत्तर प्रदेश के पहले सत्र को बुलाएगा और उसे संबोधित करेगा, एड्रेस करेगा, नई साल की बधाई देगा या जो भी है, और समाप्त भी वही करता है। तो संबोधित करता है, एड्रेस करता है, बता बोलता है वहां। उसके बाद राज्यपाल राज्य विधान परिषद में अधिकतम 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस चीज को याद रखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में, अब तो विधान परिषद समाप्त हो गई है, लेकिन जब थी तो उसमें 36 सदस्य थे टोटल। 36 विधान परिषद में 36 सदस्य थे, तो 36 का 1/6 कितना हो गया, 6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा। उत्तर प्रदेश में कितने, 100 सदस्य विधान परिषद में, 100 गुणा 1/6 कर दो, इतने को राज्यपाल मनोनीत करेगा। और कितने, 4 क्षेत्रों में, सॉरी 5 क्षेत्रों में, राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों में। इस चीज को, एक चीज चलो मैं एक बार बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम बात करें संसद की, और ये राज्य विधानमंडल है, संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो अब देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन से उसको बढ़ाया नहीं गया, तो 2 को समाप्त कर दिया गया मनोनयन। यहां 1 को करता था राज्यपाल, मनोनयन समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता था, जो 4 क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते थे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों को याद रखना। और राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, जितने कुल हैं उसका 1/6 का मनोनीत करता है, लेकिन 5 क्षेत्रों में। और 5 क्षेत्र कौन है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। सहकारिता याद रखना, इस चीज को बहुत याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए इसको, अगर प्रश्न आएगा कभी भी कि राज्यपाल कितने आधारों पर विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 5 आधार हैं, इनको याद कर लो, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, कोऑपरेटिव। और आर्टिकल 19 में ये फंडामेंटल राइट भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना। क्लियर है या नहीं? पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो 12 सदस्यों को करता है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6। राष्ट्रपति 4 आधारों पर करता है, जो उत्कृष्ट होते हैं, सुपीरियर होते हैं। राज्यपाल 5 क्षेत्रों में आधार बनाकर मनोनीत करता है, जिसमें सहकारिता इंपॉर्टेंट है। सहकारिता क्योंकि राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्यपाल सहकारिता में उत्कृष्ट को मनोनयन करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता है, जब बहुमत ना हो या 5 साल पूरे हो जाए।
राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है समवर्ती सूची एवं राज्य सूची के विषय पर। यानी राज्य सूची में जो भी कानून है उन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। और मान लीजिए संसद का सत्र, राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य की मंत्रिपरिषद को बहुत जरूरी कानून बनाना है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर। इसको याद रखना। अध्यादेश समझ में आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था राष्ट्रपति की पावर में आर्टिकल 123 में कि राष्ट्रपति संसद का जब सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता और कानून बना देता। लेकिन 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर वो पास नहीं हुआ, जब संसद सत्र में होगी तो वो समाप्त हो जाएगा, और पास हो गया तो हमेशा के लिए बन जाएगा। क्लियर है या नहीं है? जैसे कि मान लीजिए ये विधानसभा है, ये विधान परिषद, अब सत्र नहीं चल रहा है, छुट्टी चल रही है, सत्र नहीं चल रहा है, सब घर पर है, और मंत्रिपरिषद को बहुत जरूरी कानून बनवाना है राज्य के लिए। तो मंत्रिपरिषद किससे कहेगी? मंत्रिपरिषद कहेगी राज्यपाल से। राज्यपाल से राज्यपाल चेक करेगा कि ये राज्य सूची का या समवर्ती सूची का है या नहीं, और उसके बाद राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देगा, टेम्परेरी कानून बना देगा। और जैसे ही दोनों विधानसभा और विधान परिषद जैसे ही सत्र में आ जाएंगी, उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर अंदर 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसे पास करना होगा। अगर हो गया तो हमेशा के लिए परमानेंट कानून बन गया, नहीं हुआ तो समाप्त हो गया। राज्यपाल की कुछ देखिए, राज्यपाल के सामने कुछ रिपोर्ट भी पेश होती हैं। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, यानी कि राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। यह है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ जाता है। तो राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष रखता है और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के सामने रखता है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिस राज्य से वो जुड़ा हुआ है, जिस राज्य से वो रिपोर्ट जुड़ी हुई है, जिसको हम, अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं, CAG, जिसको कैग को हम पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों की रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाती है। राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है, राष्ट्रपति की तरह। राज्यपाल के पास कुछ वीटो शक्ति होती है, जैसे हम राष्ट्रपति के समान जो वीटो होती है वही है। सबसे पहले हमने पढ़ाया था अत्यंतिक वीटो, जिसमें वो बिल को समाप्त कर देता है। दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो। मान लीजिए राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक भेजा राज्यपाल के पास और राज्यपाल ने देखा कि इसमें कुछ संशोधन करके लाइए, और उसने राज्य विधानमंडल को दोबारा भेज दिया, लेकिन राज्य विधानमंडल उसमें चेंज करे या ना करे, संशोधन करे या ना करे, और दोबारा भेज दिया, तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य हो जाएगी, उसके वीटो सस्पेंड हो जाएगी। तो निलंबकारी वीटो। तीसरा था पॉकेट वीटो, वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। अब देखिए राज्यपाल के पास विधेयक से संबंधित क्या क्या शक्तियां होती हैं, इसको जरूर याद रखना। राज्य विधानमंडल ने कोई भी अगर कानून या कोई भी विधेयक पास कर दिया तो राज्यपाल के पास उनसे जुड़ी हुई क्या शक्तियां होती हैं। राज्य विधानमंडल ने, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पास कर दिया, तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति होगी? सबसे पहले वो उसे सहमति दे सकता है, सहमति दे सकता है। राज्यपाल को लग रहा है कि हाँ ये पास होना चाहिए, तो राज्यपाल उस पर सहमति दे सकता है, साइन कर देगा। दूसरा, उसे कुछ समय के लिए अपने पास होल्ड कर सकता है, यानी उसे अपने पास रख सकता है, उस विधेयक को अपने पास कुछ समय के लिए रख सकता है। रख सकता है। उसके बाद राज्य विधानमंडल को संशोधन के लिए वापस भेज सकता है कि इसमें संशोधन करके लाइए, ये विधेयक सही नहीं है, संशोधन के लिए वापस भेज सकता है। इसको याद रखना। सहमति दे सकता है, अपने पास रख सकता है
और संशोधन के लिए उसे वापस भेज सकता है। क्लियर है? लेकिन एक पावर और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए, वो राष्ट्रपति, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए उसे अपने पास आरक्षित रख सकता है, रिजर्व रख सकता है। इस चीज को याद रखना। यानी कि राष्ट्रपति से पूछेगा कि इसे साइन करना चाहिए या नहीं। राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए आरक्षित रख सकता है। यही तो राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है। सबसे पहले साइन कर सकता है, अपने पास होल्ड रख सकता है, वापस भेज सकता है संशोधन के लिए, और राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए उसे आरक्षित रख सकता है। इस चीज को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं दे देता तब तक वो भी साइन नहीं करेगा। अब किस किस कंडीशन में वो राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए रख सकता है, याद रखना। राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा विधेयक पास कर दे जो कि संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, उसे वो राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए रख सकता है। संविधान का वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अर्थ है कोई भी राज्य का कोई भी विधेयक अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो वो, उसे ऐसा लग रहा है तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए उसे आरक्षित रख लेगा संविधान के उल्लंघन पर। दूसरा, अगर कोई विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, नीति निर्देशक तत्वों का, या फिर भारत के बहुत बड़े भूभाग के, यानी भारत के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का, मान लीजिए किसी राज्य के किसी विधेयक से राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी हुई है तो उसे वो राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए रख सकता है। या फिर अनुच्छेद 31A में अगर संपत्ति से जुड़ा हुआ, संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ कोई मामला है, जो हमने मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, तो इन 5 केसेस में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए, उसकी सहमति के लिए। संविधान का उल्लंघन हो रहा हो राज्य सरकार के किसी विधेयक से, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा हो, देश के बहुत सारे समुदाय के इंटरेस्ट पे प्रहार कर रहा हो, या राष्ट्र सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, या संपत्ति से जुड़ा हुआ। इनको देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिए आपको वीडियो कैसी लगी, क्या समझ में आया नहीं आया राज्यपाल का टॉपिक। आइए अब बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह ही क्षमादान की शक्तियां होती हैं। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति रखता था, क्षमा कर देता था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा दे दी, क्षमा कर दी। आइए देखते हैं। तो 5 प्रकार से राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है। 5 प्रकार का क्षमादान शक्ति होती है। पहला है क्षमादान शक्ति। इसमें दंड और बंदी को दोनों को ही हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को भी न्यायालय ने सजा दे दी तो दंड को और बंदी को दोनों को हटा देगा। जैसे 5 साल की सजा है तो माफ कर देगा, जाओ फ्री है, तू घर जा अपने। यह है क्षमादान शक्ति राज्यपाल की। यानी कि इसका अर्थ यह है कि दोषी को सभी दंडों को पूर्णतः मुक्त कर देगा। दूसरा है लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदल देगा। लघुकरण में क्या है, जो हमने राष्ट्रपति की शक्तियों, स्वरूप को बदलेगा। 5 साल की सजा है तो 2 साल, 5 साल की सजा है तो उसमें 5 लाख का जुर्माना देके छोड़ देगा। इसमें स्वरूप बदल गया ना, पहले 5 साल की थी, अब 5 लाख रुपए देके दंड जुर्माना भरो और जाओ। तो लघुकरण भी कर सकता है। तीसरा है परिहार। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देगा। अवधि कम का मतलब है, मान लीजिए किसको 10 साल की सजा है तो 5 साल की कर देगा। मान लीजिए किसमें 5 लाख का जुर्माना है तो 2 लाख का कर देगा। यानी दंड की प्रकृति चेंज नहीं करेगा,
बस उसकी अवधि कम कर देगा। विराम लगाना, चौथा है विराम मानवीय तथ्यों पर, कोई बुजुर्ग है या प्रेग्नेंट महिला है या फिर कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, तब उसको माफ कर सकता है। उसके बाद है प्रविलंबन, मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। कोई मृत्युदंड दे दिया है तो उसको अस्थायी रोक लगा देगा, नहीं यार ये सही है, देश के लिए अच्छा आदमी है, टेम्परेरी रोक लगा सकता है। इस चीज को याद रखना, राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति कर सकता है, बस अस्थायी रोक लगा सकता है। तो 5 तरीके हैं, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। इसको जरूर याद कर लेना, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन पॉलिटी की क्लास एप्लीकेशन पर आप पूरे देख सकते हो, करीब करीब 60 से 70 क्लास हो चुकी हैं और वो यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में क्या क्या अंतर है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है, दोनों को 5 प्रकार की शक्ति दी गई है, लेकिन कुछ अंतर है। क्या क्या? राज्यपाल मृत्युदंड को पार्डन नहीं कर सकता, याद रखना, यानी राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। दूसरा, राष्ट्रपति संघ विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में क्षमादान देता है, जबकि राज्यपाल राज्य विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में क्षमादान देता है। इस चीज को याद रखना, यानी देश के जो कानून है, उन पर उल्लंघन करने पर जो सजा दी जाएगी उसमें राष्ट्रपति देखेगा, और राज्य की जो कानून है उनमें जो सजा दी जाएगी उसमें क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास है। राज्यपाल सैनिक न्यायालय कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध क्षमादान नहीं दे सकता, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल में दे सकता है, राज्यपाल नहीं दे सकता। 3 अपवाद है, इनको जरूर देख लीजिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण। जब लिखने को आएगा ना यूपीएससी का मेंस, तब आपको बहुत फायदा होगा। प्रीलिम्स में भी सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो एक बार इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में 3 अंतर है। कौन कौन से? फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। दूसरा, राज्यपाल राज्य विधि के ही कानूनों का उल्लंघन करने पर क्षमा करेगा, 5 शक्तियों का प्रयोग करेगा। कोर्ट मार्शल को वो क्षमादान नहीं कर सकता। अब देखिए कुछ शक्तियां और हैं, जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करता है, यानी किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, तो राज्यपाल की सिफारिश पर, उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर। उसके बाद उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश पर और राज्यपाल की सिफारिश पर यह अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन करता है डिस्ट्रिक्ट जजों की, याद रखना। यानी राज्यपाल उच्च न्यायालय के सलाह पर जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन करता है। इस चीज को याद रखना, जितने भी जिले के न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों को राज्यपाल नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के राष्ट्रपति। उसके बाद राज्यपाल हाई कोर्ट की सिफारिश पर, राज्य के उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है और जुडिशियल सर्विसेज के सदस्यों को नियुक्त करता है। आइए बात करते हैं राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति। राज्यपाल के पास अपने विवेक की कुछ शक्तियां होती हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, क्योंकि नाम मात्र के लिए, लेकिन उसके पास स्वविवेक की शक्तियां भी हैं। कौन कौन सी? एक अनुच्छेद 163 के क्लॉज 1 में है और क्लॉज 2 में है। सबसे पहला है, उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। याद रखना, यानी मंत्री परिषद जिसको सलाह दे रही है जिन मामलों में, उसको तो राज्यपाल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी शक्तियां वो राज्यपाल अपनी स्वविवेक से प्रयोग कर सकता है। उसके बाद कोई विशेष स्वविवेक की शक्ति के अधीन आता है या नहीं, उसका निर्णय राज्यपाल करेगा और इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। देखो कितनी बड़ी पावर है अनुच्छेद 163 के क्लॉज 2 में।
राज्यपाल कोई भी शक्ति का निर्णय कर सकता है कि स्वविवेक की है या नहीं है, इसका तय राज्यपाल करेगा। उसमें उसको मंत्री परिषद की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और यही केंद्रीय मंत्री परिषद में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, और राज्य में राज्यपाल डिसाइड करेगा कि ये स्वविवेक की है या नहीं, यानी मेरी शक्ति है या नहीं, इस मैटर पर मुझे मंत्री परिषद की सलाह लेनी चाहिए या नहीं। तो देखो कितना बड़ा भेदभाव है, इसमें राज्य की शक्तियों को कम किया गया है। परंपरा अनुसार निम्नलिखित विषय स्वविवेक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले, किसी प्रांत में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, यानी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है, उसकी पावर 0 कर सकता है। स्वविवेक मर्जी होगी जब प्रांत में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के सभी निर्णय लेता है, राज्य की मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर। मान लीजिए यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के सभी निर्णय लेगा, मंत्री परिषद से पूछने की जरूरत नहीं है। और अनुच्छेद 200 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वविवेक से राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। मान लीजिए राज्य सरकार को कोई कानून बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य के लिए, विचारों ने बड़ी मुश्किल से बिल पास किया दोनों सदनों से, और राज्यपाल ने देखा अरे ये तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, राष्ट्र सुरक्षा की जरूरी है, या फिर नीति निर्देशक तत्वों को या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या करेगा, आरक्षित कर देगा। राष्ट्रपति जब तक सिफारिश नहीं देते, राष्ट्रपति जब तक हानि करते तब तक साइन नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 200 है, ये स्वविवेक है, किसी भी बिल को रख सकता है वो, किसी भी विधेयक को। और अनुच्छेद 200 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि उस विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, राष्ट्रपति चाहे तो खत्म कर दे या साइन कर दे। जब चुनाव में किसी भी दल को बहुमत ना हो तो वो अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। मान लीजिए जैसे कि कर्नाटक में देखा, एमपी में देखा, जब किसी भी पार्टी, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हुआ, किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है और कम बहुमत है, मान लीजिए बीजेपी का, मान लीजिए 200, राजस्थान का चुनाव हुआ विधानसभा का, 200 सीट है तो 100 पे बहुमत चाहिए, 101 पे 101 चाहिए मेजोरिटी। अब चुनाव हुआ, किसी पार्टी के पास 101 नहीं आए, कांग्रेस के पास आए मान लीजिए 92, बीजेपी के पास 60, तो वो बीजेपी के किसी भी दल के कहने पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा, भले कम आए हैं, और ऐसा होता है। और उससे कहेगा अधिकतम 1 महीना दे सकता है कि 1 महीने के अंदर बहुमत सिद्ध करो। 1 महीने तक तो मुख्यमंत्री रह सकता है ना, भले ही बाकी सारी पार्टियां कह रही हैं भाई हम पे बहुमत है, मिलकर हम बहुमत सिद्ध कर देंगे, लेकिन फिर भी वो उसी को कर देगा। केंद्र में बीजेपी है और बीजेपी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है राज्यपाल। तो चुनाव में किसी भी दल को, उसके बाद बड़ा विवाद होता है, आपने देखा होगा, चुनाव के किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने पर स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, जैसे कर्नाटक में हुआ था शायद। बिहार में हुआ था, बिहार में जेडीयू की सरकार बना दी बीजेपी के साथ मिलकर, बल्कि बहुमत नहीं था। कर्नाटक में भी ये हुआ था, तो इसको याद रखना। तो चलिए एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप अपनी तरफ से करना। बहुत मजेदार क्लास रही, लाइक शेयर करते रहिएगा। भारत में एक राज्य के राज्यपाल 2 ताज पहनते हैं, इसका अर्थ क्या है? 2 ताज का अर्थ है राज्यपाल 2 भूमिका निभाता है, एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। तो इसके ऊपर लिखना राज्य के संवैधानिक प्रमुख, यानी राज्य के प्रशासनिक पावर का उल्लेख करना है इसमें, कि शासन संबंधित सभी कार्य इसके नाम पर होते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, जिसमें राष्ट्रपति शासन, ये सारी चीजें आ जाएंगी, स्वविवेक की शक्तियां भी आ जाएंगी। तो एक राज्यपाल राज्य में 2 ताज पहनता है, इसको डिटेल में लिखिए, तो आप यहां से लिख सकते हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और किसी भी बच्चे को अगर पूरा बैच चाहिए डिटेल में तो आज ही शशांक IAS एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और यहां से केवल 799 रुपए में इंडियन पॉलिटी का पूरा बैच है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप किसी भी एग्जाम के लिए परचेज कर सकते हो, ज्यादा पैसे नहीं रखे, जिससे कि आप आराम से पढ़ सकते हो।
वैलिडिटी रहेगी आराम से 8 महीने से 1 साल तक। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कल हम राज्यपाल के जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है, कल वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत। धन्यवाद।